वी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और 3-4 दिनों के बाद अपनी मुलाकात हुई है मैराथन के बाद। मैराथन बढ़िया क्लास गई वो, देखी थी तुम लोगों ने? हाँ, देख लेना, नहीं देखी तो बाद में। क्या पढ़ रहे थे अपन? लोकगीत पढ़ रहे थे ना। देखो इधर ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर वापस अपन टॉपिक पर चलेंगे। अपने राजस्थान कल्चर में एक टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के लोकगीत। अब इसमें जो बेसिक बातें की थी अपन ने वो तो नहीं करेंगे, बस देख ले कौन कौन से पढ़ लिए। मैंने आपको बताया था लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया, पढ़ा था अपन लोगों ने। और मैंने आपको बताया था कि लोकगीतों को 3 भागों में बांटा, उसमें एक तो होते हैं क्षेत्रीय गीत, एक आपके होते हैं धार्मिक गीत, और एक आपके गीत होते हैं उनको बोला जाता है रीति रिवाजों से संबंधित गीत। अब इसमें भी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि क्षेत्रीय गीतों को भी आपके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और पहला पार्ट अपन इसी में पढ़ रहे थे, मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत पढ़ रहे थे अपन इसमें। और मरुस्थलीय क्षेत्र के अलावा एक इसमें क्षेत्रीय गीतों में आते हैं पर्वतीय क्षेत्र के गीत, और एक आपके कौन से गीत होते हैं? मैदानी क्षेत्र के गीत। अब इसमें से पहला टॉपिक अपना चल रहा था मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत। अब आगे देखते हैं अपन कौन कौन से गीत हैं। फिर रीति रिवाज में अपन ने 3 गीत लिखे थे, जन्म से रिलेटेड पढ़ेंगे यहाँ, एक अपन को विवाह से रिलेटेड गीत पढ़ रहे हैं, और एक हमें किससे रिलेटेड पढ़ने? मृत्यु से संबंधित। ये 3 प्रकार के गीत यहाँ पढ़ेंगे। अब इस वाले टॉपिक में अपन लोगों ने सबसे पहले एक टॉपिक शुरू किया था, और अपना टॉपिक शुरुआत था राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत, यही पढ़ रहे थे अपन। और मैंने तुम्हें अगर ध्यान हो तो मरुस्थलीय क्षेत्र के गीतों में कुछ गीत पढ़ा दिए थे, लगभग 10 से 12 गीत। एक बार मैं उनके नाम लिखता हूँ, देखिए बताना। एक तो अपन ने पढ़ा था मिश्री गीत, एक अपन ने दूसरा गीत पढ़ा था पाला गीत, और 3rd नंबर अपन ने पढ़ा था बरबुटिया। मैंने आपको बताया था इसमें कि पाला का अर्थ होता है अपने जाड़ी का पत्ता, बरबुटिया का अर्थ होता कांटेदार घास। तीनों अपने दाम्पत्य प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। फिर अपन ने इसमें गीत पढ़ा होगा कुर्जा गीत, कुर्जा पक्षी वाला, सारे पॉइंट पढ़े थे यहाँ पर। एक मैंने आपको ऊंट के गले का आभूषण वाला गीत पढ़ा दिया था, वो अपने कौन सा गीत था? गोरबन। एक अपन ने मुमल गीत पढ़ लिया था, और इसके खूब सारे पॉइंट पढ़े थे। मुमल गीत के अलावा एक मैंने आपको डोला मारू गीत भी पढ़ा दिया, और डोला मारू गीत भी पढ़ा था जो सिरोही क्षेत्र का फेमस है। सारी बातें कर ली थी। इसके अलावा 8वां नंबर अपन ने एक गीत पढ़ा होगा पपैया गीत, और लास्ट में पढ़ा के गया था मैं, इसको आदर्श दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वो पटवारी वाला उदाहरण दिया था, पपैया गीत। और एक आपका गीत होता है, उस गीत का नाम आता है अपने मोरियो गीत। क्या नाम है? मोरियो। ये वाला नहीं पढ़ा था शायद, इसको आज पढ़ लेंगे अपन, है ना। पपैया पढ़ा था, मोरियो नहीं पढ़ा था। ये अपन ने लगभग 5 से 7-8 गीत पढ़ लिए थे। अब आगे वाले गीतों को पढ़ते हैं। देखो एक बार ध्यान देना। सबसे पहले अपना जो इसमें आज गीत आता है, उस गीत का नाम अपने आ जाता है मोरिया गीत। मोरियो जो गीत है, इसको कहाँ गाया जाता और क्यों गाया जाता, इसको सुनना आराम से। मोरियो एक ऐसा गीत है जो अपने राजस्थान में माउंट आबू क्षेत्र का फेमस है। और माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जो आपके राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता। अब एक क्वेश्चन तो बेसिकली अपन को सबको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? माउंट आबू सिरोही। अब राजस्थान में ये माउंट आबू जो स्थान है अपने, इसका एक प्रश्न बनता है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ये क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में पूछा पहले। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपके माउंट आबू सिरोही, इसीलिए तो मोरियो गीत अपने माउंट आबू सिरोही का फेमस है, क्योंकि इस गीत को अपने गाया जाता वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में। यानी जो बरसात शुरू होने वाली है उसका हम वेट करते हैं, और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में जो गीत गाया जाता, उसी गीत का नाम आपके आ जाता, और उस गीत का नाम क्या है? मोरियो गीत। मोरियो गीत राजस्थानी कल्चर में एक और संदर्भ में गाया जाता। कौन गाती इसको? एक लड़की गाती जिसकी सगाई तो हो चुकी, लेकिन वो कुंवारी है। अब कुंवारी है और लड़की की क्या हो चुकी है? सगाई। अब क्या होता है कि एक लड़की रात के समय 10, 11, 12 बजे के समय सोती रहती है। अब सो रही थी, उस समय उसकी खिड़की के पास आकर एक मोर बोलता है, और मोर बोलकर पीहू पीहू की आवाज करता है। वो लड़की जैसे ही अपने उड़ती और कहती कि मोरिया आछो बोलियो रे डरता रही रात में। क्या? अच्छा अच्छा, आज जल्दबाजी में हो गया, सही कहा। ये जो लड़की ये लिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो इधर कहते कि ये लड़की अपने खिड़की के पास सो रही थी, और खिड़की के नजदीक एक मोर आकर बोलता है। उसकी मस्ती में बोल रहा था वो, तो श्रावण का महीना चल रहा था और अपनी मस्ती में बोल रहा था, पीहू पीहू की आवाज बोले। आप सबने गाना सुना होगा, मोरियो आछो बोलियो रे डरतारी रात में। डरतारी रात में होता कि अब रात ढलने वाली थी, 12-1 बजे का समय था,
और मैं अच्छी तरीके से सोने वाली थी। उतने में उस लड़की की आंख ही लगी थी, 1-2 घंटे उसने नींद ली थी, और उतनी देर में वो खिड़की के पास आकर मोर बोलता है और पीहू पीहू की आवाज करता है। वो लड़की कहती है कि तूने मेरी नींद खोल दी और तेरी पीहू पीहू की आवाज से अब मुझे मेरे पीहू की याद आती है, मेरा पति जो है उसकी याद आती मुझे, अब मुझे नींद नहीं आने वाली। फिर वो मोर कहता है कि मैं तो बोलियो ये डावड़ी मारी मौज में, कि हे डावड़ी ये लड़की, मैं नहीं जानता कि तुझे किसकी याद आ रही है, मैं तो मेरी मस्ती में, मैं तो मेरी मौज में बोल रहा था, और मैं तो श्रावण के महीने की इस रात्रि का आनंद ले रहा था। एक कुंवारी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी, वो अपने पति को याद करते हुए भी गीत गाती, उसका नाम भी क्या है, मोरियो गीत। और राजस्थान में इस गीत को वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में भी गाया जाता, जो आपके राजस्थान में कहाँ का फेमस है, माउंट आबू क्षेत्र का, जो कहाँ पड़ता, सिरोही में। अब ये तो अपना मोरियो गीत हो गया। इससे रिलेटेड अपने कुछ गीत और हैं, ध्यान देना। मरुस्थलीय क्षेत्र में गीत आता आपका जोरावा गीत। जाने कितनी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब एग्जाम में आता। जोरावा एक ऐसा गीत है जिसका संबंध आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले से आता है। ये जैसलमेर का फेमस है। क्यों गाया जाता, ध्यान देना। कहते कि कोई एक पत्नी है और इसका जो जीवन अच्छा चल रहा था इसके पति के साथ में, बढ़िया वैवाहिक जीवन चल रहा था। अब विधि के विधान को मंजूर नहीं हुआ तो इसके पति की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब किसी पत्नी का पति एक्सपायर हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है यार, पत्नी को जब भी अपने पति की आवश्यकता महसूस होगी तब तो याद आती होगी उसको। ये पत्नी क्या करती है कि अपने पति के वियोग में गाती है। वियोग का मतलब होता दुख, उसको बड़ा दुख होता है कि यार मेरा अगर पति होता तो आज मेरे लिए क्या क्या करके चला जाता। और वो पत्नी अपने पति के वियोग में जैसलमेर क्षेत्र में गीत गाती, उसका नाम क्या, जोरावा। खूब एग्जाम में पूछा जाता। राजस्थान का वह लोकगीत जिसे एक पत्नी अपने पति के वियोग में गाती, उसका नाम क्या है, जोरावा गीत। इसी के साथ अपन एक गीत और देखें। एक आपका गीत आता है और उस गीत का नाम आपके आ जाता है पीपली गीत। क्या नाम है, पीपली गीत। बहुत अच्छा गीत है, ये भी ध्यान देना, 1-2 बार पूछा इस सवाल को भी। पीपली एक ऐसा गीत है जिसको अपने वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाता है। वर्षा ऋतु मतलब बरसात का जो समय होता है ना, उस बरसात के समय में गाया जाता है इसको, वर्षा ऋतु में। अब तुम्हें ध्यान हो तो मैंने तुम्हें त्योहारों में पढ़ाया था, वर्षा ऋतु के दौरान अपना एक छोटी तीज का त्योहार आता है। और छोटी तीज का जो त्योहार है ये आता आपके श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अपन ने पढ़ा था कि छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। प्रकृति प्रेम का त्योहार है, पति और पत्नी के बीच प्रेम का प्रतीक माना जाता छोटी तीज, और जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन अपने ओढ़नी ओढ़ी जाती लहरिया, और लहरिया पगड़ी भी बांधी जाती। सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब ये छोटी तीज का जो त्योहार है ना, ये एक ऐसा त्योहार है जिसको अपने पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार माना जाता। अब पति और पत्नी के जो प्रेम का त्योहार है ये छोटी तीज। अब इस त्योहार पे क्या होता कि एक पत्नी है, उस पत्नी का पति क्या है कि बेचारा पैसे कमाने के उद्देश्य से ये अपने घर को छोड़कर परदेश चला गया। कहाँ चला गया है, परदेश। अब ये तो परदेश चला गया, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु में छोटी तीज का त्योहार आया तो छोटी तीज के त्योहार को देखकर इसकी पत्नी जो घर में थी ना, अपने पति को मिस करती है। वो कहती कि अगर आज मेरा पति इस घर में होता तो मैं भी इस छोटी तीज का व्रत उसके साथ करती तो अलग बात होती, और अपने प्रदेश गए हुए पति को याद करती। उस समय गीत गाती, उसका नाम क्या है, पीपली गीत। तो पीपली एक ऐसा गीत है जो वर्षा ऋतु या छोटी तीज के अवसर पर गाया जाता। पत्नी गाती है अपने प्रदेश गए पति की याद में। और याद रखना, पीपली गीत अपने 3 क्षेत्रों का फेमस है। एक तो राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र का है, और एक आपके मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है। शेखावाटी मारवाड़ के अलावा राजस्थान के बीकानेर जिले में भी इसको गाया जाता। तो आपसे पूछे कि पीपली गीत का क्षेत्र बताओ, शेखावाटी मारवाड़ बीकानेर। पीपली गीत वर्षा ऋतु में छोटी तीज के अवसर पर पत्नी अपने परदेश गए हुए पति की याद में गाती, उस गीत का नाम क्या है, पीपली गीत। आगे देखो, एक गीत है जिसको आपने सुना होगा, और उस गीत का नाम मत बा मारा परण्या जीरो जीरो मारो जीवरो बेरी। कि मेरे परण्या मतलब मेरे पतिदेव, तो इस बार जीरे की फसल मत बो, ये जीरा मेरी जो दुश्मन है और मेरे को इससे साफ नहीं होता, इसलिए जीरे की फसल। ध्यान दो, जीरो एक ऐसा गीत है जो आपके राजस्थान में जालोर क्षेत्र का फेमस है। कहाँ का है, अब जालोर क्षेत्र का फेमस, इसमें क्या होता, ध्यान देना। कहते कि एक पति और पत्नी थे, पति और पत्नी, पत्नी को यहाँ कहेंगे नायिका और पति के लिए अपन क्या कहेंगे, नायक। अब क्या होता कि अपने रबी की फसल में आता है अपना जीरो। कहते कि इस जीरे की फसल की जब बुवाई की जाती है ना, तब जीरे की फसल की बुवाई करते समय अपने उससे पहले जीरे की फसल को सही किया जाता, तैयार किया जाएगा। अब तुम्हें पता है यार जीरे की फसल कितनी बारीक होती है, भयंकर तरीके का बारीक। हर एक चीज आपको तैयार करने में लंबा टाइम लगेगा,
5 किलो भी जीरो आपको सही करना है तो कम से कम पूरा दिन चाहिए, 2-3-4 घंटे चाहिए। ये पत्नी अपने घर में बैठकर जीरे की फसल को जब सही करने बैठती है ना, तो इसको एक लंबा टाइम बीत जाता। और पति शाम को आते ही कहता है कि तूने कितनी फसल सही की, कल अपन खेतों में बुआई करेंगे और क्या बोएंगे, तूने तो बहुत कम फसल तैयार की। तब उसकी पत्नी उस पति से कहती है कि आप एक काम करो, जीरे की फसल मत बो, क्योंकि जीरे की फसल में मेहनत और समय अधिक लगता, इसलिए आप जीरे की फसल की बुआई मत करना। तो कौन सा गीत गाती? जीरो। अपने तो सवाल आएगा कि वह गीत बताओ जिसमें एक पत्नी अपने नायक से जीरे की फसल बोने की विनती नहीं करती। वो गीत है जीरो गीत, जो आपके कहाँ का फेमस है? जालोर क्षेत्र का। और पीपली गीत वर्षा ऋतु छोटी तीज में गाया जाता, जो पति एक प्रदेश गया हुआ रहता और उसकी पत्नी उसके पति की याद में गाती। शेखावाटी, मारवाड़ और कहाँ का फेमस है? बीकानेर क्षेत्र का। ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के कुछ गीत हैं। अब ध्यान देना। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? कौन सा? हिंडो गीत है ना, झूला झूलते समय गाया जाता छोटी तीज पर। सही है। हिंडो का मतलब होता झूला, वो छोटी तीज पर गाते हैं। सही है। ध्यान देना इधर। एक अपने जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पूछा जाता, गुगरी, केवड़ा, रतन राणो, गुगरी, केवड़ा, रतन राणो, काचबा क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल 2-4 बार पूछा हुआ एग्जाम। अब प्रश्न दे दिया उसने, गुगरी, केवड़ा, रतन राणो, काचबो क्या है? ये अपने राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रेम गीत है। डायरेक्ट याद रखना इनको, बाकी इनके बारे में कोई व्याख्या वगैरह तो नहीं दे रखी, बस अपन को याद रखना मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रेम गीत है कौन कौन से? गुगरी, केवड़ा, रतन राणो, काचबा। क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऐसे आएगा और ऑप्शन देते उसमें ऑप्शन को अपन को आंसर लगाना। मरुस्थलीय क्षेत्र के क्या है? प्रेम गीत। मैंने आपको एक गीत पढ़ा दिया था क्या? निम्बूडा पढ़ा दिया था? पढ़ लिया था अपन ने? चलो, वो मैंने हम दिल दे चुके सनम वाला उदाहरण देके पढ़ाया था। चलो फिर तो बढ़िया। निम्बूडा गीत लंगा जाति का है, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता और एक गर्भवती महिला गर्भ धारण की सूचना देती पति को। ये अपने गीत है। अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत तो पूरे हो गए। अब इधर ध्यान दो, अगर आपसे पूछे कि अब अपने राजस्थान में जो मैदानी क्षेत्र है ना, इस मैदानी क्षेत्र के गीत बताओ। अब मैं आपसे पूछूं कि पहली बात तो अपन को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि मैदानी क्षेत्र का मतलब होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, मैं आपसे कहूं कि राजस्थान को आपके 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, सबको पता है। एक तो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये डेजर्ट वाला क्षेत्र। एक आपको पता है कि अपने पूर्वी मैदान है और पूर्वी मैदानी हो जाएगा। एक आपको पता है राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है जिसको अपन बोलते हैं हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार। और एक आपको पता कि राजस्थान के बीचों बीच एक आपके राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है जिसका नाम क्या है? समझना, यहाँ से बहुत जोरदार एक क्वेश्चन जोड़ूंगा मैं तुम्हें और समझाने का प्रयास करूंगा। आप सब जानते हो और एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, राजस्थान में अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं, सुना है? अब ये इसको जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं अरावली को? इसलिए कहते हैं कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता। पूरी नदियां नहीं होती, कुछ नदियां, अधिकतर नदियां अपने अरावली से निकलती हैं। कुछ नदियां इसके पश्चिमी भाग में बहती, कुछ नदियां इसके पूर्वी भाग में बहती। अब अरावली से निकली हुई जो अधिकतम नदियां है ना, वो आपके पूर्वी क्षेत्र की ओर बहती है। अब पूर्वी क्षेत्र में जहाँ नदियां बहती है, ये नदियां अपने साथ बहेगी तो अपने साथ बहकर अवसाद लेकर आएगी। अवसाद का मतलब क्या होता? रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर। और ये जहां जिस स्थान पर रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर को छोड़ेगी उससे बनेंगे मैदान। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती पूर्वी क्षेत्र में, और नदियों द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है वो कहलाता मैदान, इसलिए इसको कहा गया पूर्वी मैदान। जबकि आपको पता दक्षिण वाले भाग में इधर पश्चिम वाला एरिया है, इधर कम नदियां बहती, तो अरब सागरीय नदियां और आपके बंगाल की खाड़ी की नदियों को 2 भागों में तोड़ती है अरावली, इसलिए अरावली को राजस्थान की क्या कहते हैं? जल विभाजन। अब कोई आपसे पूछे मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या है, इसका मतलब अपन यूं लिख सकते हैं कि अपना राजस्थान का जयपुर जिला और पूरा पूर्वी राजस्थान, ये जयपुर जिला और पूरा जो पूर्वी राजस्थान है, इसको मिलाकर अपन कौन सा क्षेत्र कहते हैं? मैदान। ये तो अपन को समझना, बाकी गीत के नाम देखना भी। देखो, मैदानी क्षेत्र के जो गीत हैं इनकी 3 विशेषता है, और ये भी अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। मैदानी क्षेत्र के गीतों की पहली विशेषता कि इन गीतों में प्रेम दिखाई देता है।
दूसरी विशेषता, इन गीतों के माध्यम से एक व्यक्ति पर व्यंग्य किया जाता है, हंसी मजाक उड़ाने वाला होता है। एक इसकी तीसरी विशेषता है कि इन गीतों में क्या दी जाती है, गाली। वो गाली नहीं दी जाती जो लड़ाई में आर पार दी जाती है, नॉर्मल तरीके की गाली है। जो प्रेम, व्यंग्य और गाली, तीनों विशेषता कौन से गीतों की, मैदानी। अब मैं तुम्हें इसके गीत बताता हूँ। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में अपन को एक गीत पढ़ना, रसिया गीत। कौन सा गीत है, और जाने कितनी बार ये सवाल अपने एग्जाम में पूछा जाता, रसिया गीत। समझना इसको। रसिया एक ऐसा गीत है जो आपके राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान का फेमस है। कहाँ का फेमस है, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का मतलब आपको ये जिले याद रखने पड़ेंगे। एक तो भरतपुर आता है इसमें, एक डीग आ जाएगा, और एक आपका धौलपुर जिला आता। कुछ पार्ट इसमें अलवर का भी शामिल किया जाता। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और अपने जो डीग वाला क्षेत्र है ना, इसी पूर्वी राजस्थान में एक गीत गाया जाता है, उसका नाम क्या, रसिया गीत। समझो, इधर ध्यान दो, बात मत करो। रसिया एक ऐसा गीत है जिसको अपने फाल्गुन महीने में गाया जाता। अभी चल रहा फाल्गुन, और फाल्गुन महीने में क्यों गाया जाता, क्योंकि फाल्गुन महीने में पूर्णिमा को होली का त्योहार आने वाला होता है। अब क्या होता है, फाल्गुन की महीने में अपने घर में, किसानों के घर में नई फसल आ जाती है। अब देख लो तुम, अभी सरसों की कटाई शुरू हो गई है, और होली आते आते अपन सारी फसलों को घर लेकर आ जाएंगे। फाल्गुन के महीने में होली के अवसर पर इस नई फसल के घर आगमन के उपलक्ष्य में, नई फसल कहाँ आती है, घर, और इसी नई फसल के घर आगमन के उपलक्ष्य में जो अपने गीत गाए जाते हैं, उन नई फसल के घर आगमन के उपलक्ष्य में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, रसिया गीत। जो आपके किस क्षेत्र के हैं, पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, डीग, धौलपुर और अलवर। एक और चीज, रसिया गीत गाते समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता, बम या नगाड़ा। तो आपसे पूछा कि बम या नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग अपने राजस्थान के कौन से गीतों में किया जाता, उस गीत का नाम हो जाएगा आपके रसिया गीत। पूर्वी राजस्थान का फेमस है, नई फसल के आने की खुशी में फाल्गुन महीने में गाया जाता, ये पहला गीत। अगला देखो, एक अपना गीत आता है मैदानी क्षेत्र में, उस गीत का नाम आता है हिचकी गीत। क्या नाम है, हिचकी का मतलब होता है याद आना। अब मान लो कि आपको हिचकी चल रही है, तो आप यही तो अंदाज लगाओगे कि यार मुझे किसकी याद आ रही, मुझे कौन याद कर रहा है। ध्यान देना, हिचकी एक ऐसा गीत है जो आपके राजस्थान में मेवात क्षेत्र का फेमस है। मेवात का मतलब जानते हो, अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र में आपकी मेव जाती रहती है, और उस क्षेत्र को कहते हैं मेवात। अब मेवात क्षेत्र में इसको कौन गाती, एक पत्नी गाती है जिसको अपने पति की याद आती है। तो पत्नी के द्वारा पति की याद में मेवात क्षेत्र में गीत गाया जाता, उस गीत का नाम क्या, हिचकी। तो हिचकी का अर्थ होता है याद आना। ये मेवात क्षेत्र का गीत है, और एक पत्नी अपने पति की याद में गाती, उसका नाम हिचकी गीत। अब देखो, मैं यहीं से तुम्हें एक सवाल और बता दूं। हिचकी एक तो गीत का नाम है, और एक अपने राजस्थान में हिचकी माता जी का भी नाम है। हिचकी माता का मंदिर भी पूछा जाता है एग्जाम में सवाल, और हिचकी माता का मंदिर आपके उदयपुर जिले में एक सनवाड़ नाम का कस्बा पड़ता, यहाँ पर अपने मंदिर बना हुआ। और इस देवी का ऐसा चमत्कार है कि अगर किसी व्यक्ति की हिचकी बंद नहीं होती है, तो इसके मंदिर में जाने के उपरांत वो हिचकी बंद हो जाती है। तो हिचकी रोग का इलाज होता है हिचकी माता के मंदिर में, सनवाड़ उदयपुर में। जबकि हिचकी एक गीत का नाम है जो मेवात क्षेत्र का फेमस है, पत्नी पति की याद में गाती, और हिचकी का अर्थ क्या होता है, याद आना। अब मैदानी क्षेत्र में दो गीत और बचे। एक गीत आप सबने सुना होगा, तो उस गीत का नाम है पंचीड़ा। अब इसके दो सवाल बनते हैं, देखो पहले समझना। पंचीड़ा एक ऐसा गीत है जिसको माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ, सुना है नाम। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया जो गीत है उसका नाम है पंचीड़ा। एक और सवाल, पंचीड़ा एक ऐसा गीत है जिसको अपने राजस्थान में डुंडाड़ क्षेत्र में गाया जाता, और डुंडाड़ क्षेत्र में इस गीत को मेले के अवसर पर गाया जाता। जब भी लोग अपना समूह बनाकर मेलों के दौरान मेलों में जाते हैं, तो उस मेले के अवसर पर अपने डुंडाड़ क्षेत्र में एक गीत गाया जाता जिसका नाम क्या है, पंचीड़ा। इसका मतलब जानते हो क्या तुम डुंडाड़ क्षेत्र का? देखो मैं बताता हूँ। अपने ऐतिहासिक काल में जो प्राचीन समय हुआ करता था, उस समय जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में एक नदी बहा करती थी, डूंड। कौन सी नदी? और इसी डूंड नदी के क्षेत्र को क्या कहा गया, डुंडाड़ क्षेत्र। अगर आज अपन इसकी वर्तमान स्थिति याद करें ना, तो डुंडाड़ क्षेत्र की भी मैं बता देता हूं, और इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं अपन। आज दीदी, देखो ऐसे याद रख लेंगे, आज दीदी टोंक गई, और आपको डुंडाड़ क्षेत्र के जिले और क्षेत्र याद हो जाएंगे। आज दीदी कहाँ गई, टोंक। अब दीदी को टोंक भेज दिया अपन ने, क्योंकि अपन को डुंडाड़ क्षेत्र याद करना है, इसके जिले वगैरह। देखो अलवर जिले का कुछ क्षेत्र आता है, कुछ भाग आता,
जैसे अपने बनेगा जयपुर, ये जो द लिखा हुआ इससे आपका जिला बनेगा दौसा, और एक आपका क्षेत्र है टोंक बन जाएगा टोंक से, और अपने का से दो बनेंगे, एक तो किशनगढ़ वाला क्षेत्र बन जाएगा, और किशनगढ़ वाला जो क्षेत्र है आपके कहाँ पड़ता, अजमेर में, और एक आपके जयपुर का वाला क्षेत्र बनेगा कोटपुतली, जिससे अभी नया जिला बन गया कोटपुतली बाय रोड। ये मैंने जितने भी जिले और क्षेत्र लिखे ना, इन सभी को मिलाकर आपके क्या कहते हैं, ढूंढाड़। अब एक सिंपल सवाल और बनाता हूँ। ढूंढाड़ क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है जिसका नाम, अब यहाँ से भी तो क्वेश्चन जोड़ सकते हैं अपन। देखो ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर तो गीत गाया जाता पंचीड़ा, और पंचीड़ा गीत लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। ढूंढाड़ क्षेत्र के ये जिले हैं अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर क्षेत्र और कोटपुतली। ढूंढाड़ी बोली के क्वेश्चन पूछा जाता, राजस्थान में वह बोली बताओ जिसे सर्वाधिक लोगों द्वारा बोला जाता हो। अब सिंपल बात है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, और जयपुर की मुख्य बोली है ढूंढाड़ी। तो जहाँ सबसे ज्यादा लोग रहेंगे वो कौन सी बोली बोलेंगे, ढूंढाड़ी। तो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन है, ढूंढाड़ी। एक और क्वेश्चन आप सबको अगर ध्यान हो तो संत जो दादू दयाल जी है ना, जिन्होंने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, उन दादू दयाल जी और इनके शिष्यों की जो रचनाएं है ना, वो सभी रचनाएं आपके कौन सी बोली में, ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी और हिंदी का मिश्रण आपके कहलाता सधुकड़ी भाषा। उसी सधुकड़ी भाषा में किसके अपनी रचनाएं, दादू दयाल। तो ये कुछ क्वेश्चन अपने यहाँ से बने, अपन ने मर्जी पड़े जहां से अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें जीके में याद रखना। पंचीड़ा गीत के लेखक माणिक्यलाल वर्मा, ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर गाया जाता है, और ये ढूंढाड़ क्षेत्र के जिले हैं, और ढूंढाड़ क्षेत्र की बोली का नाम क्या, ढूंढाड़ी बोली। दो विशेषता याद रख लेना, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली, और दादू दयाल जी की रचनाएं किस बोली में की गई, ढूंढाड़ी बोली। अब अभी आपको मैंने बताया कि अपने मैदानी क्षेत्र के गीतों की अपने विशेषता थी गाली। अब आपको पता होना चाहिए गाली कौन सा है। ये देखो, सुना क्या नाम, सीटने, एक गीत का नाम है, और सीटने का शाब्दिक अर्थ होता गाली। क्या अर्थ होता है। अब आप कहोगे कैसे इसको गाया जाता है, मैं समझाता हूँ। आप सबको अगर पता हो तो अपने राजस्थान में जब विवाह होता है ना, तो उस विवाह के अवसर पर जब अपने दुल्हन की विदाई होती है उससे पहले, अब उसमें क्या होता है कि दो पक्ष होते, एक वर पक्ष होता है और एक वधु पक्ष होता। आपको पता होना चाहिए कि वर पक्ष और वधु पक्ष की महिलाएं जब एक दूसरे से मिलती है ना, एक दूसरे का स्वागत ये गालियों के रूप में करते हैं, और अपने प्रेम पूर्वक रूप में गीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर, गालियों से भरे हुए उन गीतों को कहते हैं सीटने। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं, बहुत अच्छा सवाल बनता लेवल का, कि विवाह के अवसर पर वर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गालियों के रूप में जो गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है, सीटने। और मुझे फिर एक व्यक्ति का डायलॉग एक और याद आता, आप सभी ने एक मारवाड़ के राजा का नाम सुना हो, तो उम्मेद सिंह नाम के राजा थे एक, क्या नाम था, उम्मेद सिंह। कहते कि मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह के एक बेटे हुआ करते थे हनुमंत सिंह, जो आप राजस्थान एकीकरण के समय पढ़ते हो। हनुमंत सिंह की बारात लेकर उम्मेद सिंह अपने गुजरात गए थे, और गुजरात जाकर इन्होंने देखा यार कि बारात का स्वागत तो किया गया, लेकिन बारात के स्वागत में गालियां नहीं दी गई, और गालियां देना अच्छा माना जाता, विवाह के अवसर पर शुभ माना जाता। उम्मेद सिंह नाराज हो गए थे और अपने रिश्तेदारों को कहा कि मैं बारात वापस लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ तो गालियां देने का रिवाज ही नहीं है। गुजरात वालों को पता ही नहीं था गालियां भी दी जाती। उम्मेद सिंह ने उन गुजरात वालों को कहा कि तुम एक काम करो, जाकर महिलाओं से अंदर पूछ के आओ, राजस्थान की महिलाएं होगी ना तो वो देगी गालियां। गुजरात का व्यक्ति गया, भागा दौड़ा, और महिलाओं को जाकर पूछा कि उम्मेद सिंह जी वापस जा रहे हैं, क्यों, कि अपने शादी के टाइम गालियां दी जाती है और अपन तो देते नहीं गुजरात वाले, और राजस्थान वाले नाराज हो जाते हैं। राजस्थान वालों के लिए तो शुभ माना जाता है इन गालियों को। कहते कि अपने वाली महिलाएं बैठी थी, उन्होंने कहा कि बस एक मौका तो दो, हम देंगे गालियां। और अपनी वाली 4-5 महिलाएं आती है और उम्मेद सिंह जी की उस बारात का क्या गजब का स्वागत करती है। फिर उम्मेद सिंह बड़े राजी होते और माला वाला पहन रखी थी, उन्होंने कंठ से तोड़कर उसको हीरे मोती लुटा दिए थे। वो दिलदार बंदा था अपना, कौन, उम्मेद सिंह। राजस्थान की कल्चर को बड़ा संरक्षण दिया इस व्यक्ति ने। तो उम्मेद सिंह वो व्यक्ति जिसने घूमर नृत्य को भी संरक्षण देने का काम किया, और इसने राजस्थानी संस्कृति में गीत को भी बढ़ावा दिया जिसका नाम क्या है, सीटने। तो सीटने एक ऐसा गीत है जो विवाह के अवसर पर वर और वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा अपने गाया जाता गालियों के रूप में। ये आपके मैदानी क्षेत्र के गीत हैं, ये 4 ही गीत है इसमें। आगे देखो, अब सबसे जोरदार मजा यहाँ एक कहानी में आएगा जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, बढ़िया जोरदार, राजी हो जाओगे तुम आज। देखो, अब अपने गीत है पर्वतीय क्षेत्र के गीत। कौन से, पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्र के गीतों की बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र अपन को पढ़ने हैं। देखो 3 क्षेत्र कौन कौन से, एक तो अपन को पढ़ने हाड़ौती के गीत,
एक हमें यहाँ के पढ़ने मेवाड़ क्षेत्र के, और एक आपका आता वागड़। ये हाड़ौती, मेवाड़ और वागड़ जो क्षेत्र है, इन तीनों को मिलाकर कहा गया पर्वतीय क्षेत्र। इसमें पहला गीत पढ़ाता हूं मैं, और फर्स्ट नंबर गीत का नाम आता है आपके कुंभकर्ण गीत। क्या नाम है? अब आप कहोगे कि सर कुंभकर्ण तो रावण का भाई था, ये यहाँ कैसे लिख दिया आपने? देखो अभी शानदार एक कहानी पीछे इसके जुड़ी हुई है। कहते कि अपने जो कुंभकर्ण जो गीत या नारंगिया जो गीत है ना, ये अपने एक राजकुमार की याद में गाया जाता है। देखो नाम सुनाओ तो कुंभाहाड़ा, सुना क्या? और ये कुंभाहाड़ा वही है जो नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते प्राणों का बलिदान देके चला गया था। उस कुंभाहाड़ा की याद में गाया जाता कुंभकर्ण गीत। पहले इसको समझा देता हूँ। इस कुंभाहाड़ा की वीरता की प्रशंसा में इस गीत को गाया जाता, और यह गीत अपने गाया जाता प्रत्येक साल जब बूंदी जिले में बूंदी महोत्सव का आयोजन होता है। और बूंदी महोत्सव का आयोजन नवंबर और दिसंबर में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी अपन पहले कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो बूंदी महोत्सव के दौरान अपने कुंभकर्ण जो गीत है वो कुंभाहाड़ा की वीरता की प्रशंसा में गाया जाता है। क्या इनकी वीरता है उसको देखना। कहते कि अपने राजस्थान में एक रियासत हुआ करती थी मेवाड़, और एक अपने रियासत हुआ करती थी इधर बूंदी। कहते मेवाड़ के एक राजा थे, और मेवाड़ के राणा का नाम था राणा लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। और इधर अपने बूंदी की एक राजकुमारी थी, उस बूंदी की राजकुमारी के साथ में राणा लाखा का विवाह हुआ। अब राणा लाखा का विवाह हो गया। शादी करने के बाद में राणा लाखा अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग चले गए, रानी जी भी पहुंच गए वहां। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है कि दूसरे दिन राणा लाखा का अपनी रानी के साथ में खाना रखा गया, और खाना था डिनर वाला काम। राणा लाखा अपनी रानी के साथ खाना खा रहे थे। राणा लाखा की आदत थी मजाक करने वाली। राणा लाखा ने मजाक मजाक में रानी से पूछ लिया, और रानी जी कैसे हो, चित्तौड़ वित्तौड़ किला कैसा लगा? रानी ने कहा बढ़िया किला है, बढ़िया जोरदार किला है। क्या? अच्छा। राणा लाखा के राम जाने भगवान जाने क्या दिमाग में जची। और राणा लाखा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि ये बताओ तुम तो कि तुम्हारे बूंदी के तारागढ़ दुर्ग से अच्छा है या नहीं ये चित्तौड़? एक महिला अपने पीहर की बुराई कर सकती क्या? अपने पापा को देख लो, मम्मी दो देती है पापा को बातों बातों में, कुछ भी कह दो पर मेरे पीहर के बारे में मत कहना। उस रानी ने जब ये पूछा राणा लाखा ने, तो उसके मुंह से निकल गया कि राणा जी आप कुछ भी कहो, जैसे मारो बूंदी को तारागढ़ किलो है नहीं, बस था को चित्तौड़गढ़ किलो कोनी। राणा लाखा खाना खा रहा था। राणा लाखा ने प्लेट ठुकराई और कहा कि मेरे को खाना नहीं खाना। और राणा लाखा उस प्लेट को ठुकरा कर रानी के सामने कहता है कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ किले को नस्ते नाबूद ना कर दूं, उसको जीत न लूं, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वहां से कसम खाकर उस खाने को छोड़कर आ जाते। राणा लाखा ने सेनापति को आदेश दिया, और सेनापति को कहा कि सेना तैयार की जाए, बूंदी के तारागढ़ किले पर आक्रमण करना है, और तारागढ़ किले को जीतना, तब जाकर मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा। सेनापति चौंकना हो गया। सेनापति ने कहा यार ये क्या बेटा बावला हो गया क्या? क्या है, 2 दिन पहले तो तोरण मार के आए, और अब कह रहा ससुराल वालों को ठोकेंगे। ये कौन सा रिवाज है? सही तो है। सेनापति तो अब राणा की आज्ञा का पालन करेगा, राणा की आज्ञा का पालन करेगा, तो सेना तैयार कर रहा। कहते कि राणा लाखा के एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे, और राणा लाखा के दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था जोसिंह भट्ट। क्या नाम था? बहुत चतुर और बहुत अच्छे व्यक्ति थे जोसिंह भट्ट। कहते राणा लाखा के पास जोसिंह भट्ट आते, राणा लाखा से कहते क्या राणा जी बात क्या हो गई, इतिहास आपके ऊपर कलंक लगा देगा। जिस दिन क्लासों में मास्टर पढ़ाएंगे उस दिन तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे मास्टर। एक ऐसा राणा बना था जिसने तो अपने इतिहास वालों को, ये अपने ससुराल वालों को भी ठोक दिया था। उन मास्टरों से बच के रहना। जोसिंह भट्ट ने राणा लाखा से बात की। राणा लाखा से कहा कि राणा जी मुझे एक बात बताओ, आपने तारागढ़ को जीतने की कसम खाई है, तो आपने कसम खाने का ऐसा क्या हो गया था? कि वो इसलिए हो गया था कि उस रानी ने मुझे कह दिया कि चित्तौड़गढ़ जो किला है ना, उससे तो अच्छा मेरा तारागढ़ है। और अपने लोग तो बोलते हैं कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब। और यार अपने किले के बारे में इतना बड़ा किला, अपना इतने पैसे लगाए अपने कुंभाजी ने, और ऐसे अपना राणा अपना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कमजोर हो गया क्या? जोसिंह भट्ट रानी के पास जाता और कहता कि रानी जी आप एक काम करो, राणा जी को मनाओ और कह दो कि आपके बूंदी के तारागढ़ से भी कौन सा किला अच्छा है? चित्तौड़। वो आके रानी भी कह देती है। लेकिन राणा लाखा अपने जोसिंह भट्ट को कहता कि देख रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मैंने वचन दिया है और कसम खाई है कि अन्न और जल तभी ग्रहण करूंगा जब तक बूंदी के तारागढ़ के किले को जीत ना लूं। कहते कि राणा लाखा जोसिंह भट्ट को कहता, जोसिंह भट्ट के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि आपने जब कसम खाई तब आपने ये सोचा है कि बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने के लिए आपको कितने दिन चाहिए? कि नहीं सोचा, कितने दिन चाहिए बता तू। उसने कहा कि मेवाड़ से सेना तैयार होकर बूंदी पहुंचेगी ना, तो कम से कम 3-4 दिन का समय चाहिए।
और बूंदी वालों के साथ आक्रमण करोगे तो ऐसे थोड़ी कि तुम बारात लेकर गए थे, तुम्हारे स्वागत में से दरवाजे खोल देंगे, लड़ेंगे, वो भी अपनी वीरता का परिचय देंगे भाई तुम जाके आक्रमण करोगे तो। और 2 दिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा, 6 दिन अगर भूखे रह सकते हो राणा जी तो विचार करो। राणा जी ने कहा अरे तेरी तो, मैंने सोचा। राणा जी अपने चक्कर में पड़ गए और जोसिंह भट्ट ने राणा जी को कहा कि मेरे दिमाग में एक विचार है, आप कहो तो मैं एक काम करूं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किसी एक इमारत पर एक नए नकली तारागढ़ दुर्ग का बोर्ड लाकर लगवा देते हैं और उस नकली तारागढ़ दुर्ग पर आप आक्रमण करके जीत लो और अपनी कसम पूरा कर लो। कहते कि राणा लाखा ने कहा कि मैं कसम तो पूरा करूंगा पर भाई ऐसे नहीं जाएगा, 2 किलोमीटर चित्तौड़ से मेरी सेना जानी चाहिए और 2 किलोमीटर दूर से नारे लगते हुए आने चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा राणा लाखा तेरा नाम रहेगा, तब जाकर मैं नकली तारागढ़ पे आक्रमण करूंगा। जोसिंह भट्ट ने कहा ठीक है, सब व्यवस्था कर देंगे। कहते कि बूंदी की राजकुमारी जिसके साथ में ब्याह हुआ था राणा लाखा का, उस राजकुमारी का एक भाई था कुंभाड़ा, जो छोटी सी अवस्था में था, मात्र 15-20 साल का। क्या बालक रहा होगा यार, क्या इसकी माता के संस्कार रहे होंगे। इस बच्चे ने सुना कि यार मुझे ऐसा लगता कि नकली तारागढ़ को जीतने के लिए मेरे जो जीजाजी हैं वो अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। राणा लाखा के बारे में सुनकर कुंभाड़ा उस नकली तारागढ़ दुर्ग के सामने खड़ा हो जाता है और राणा लाखा की सेना को ठकर कहता है कि पहले मुझे मारा जाए, उसके बाद में नकली तारागढ़ दुर्ग को जीता जाए। नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करने के लिए उस किले के सामने खड़ा हो गया बंदा। कौन? राणा लाखा ने कहा इसका दिमाग खराब है क्या यार, पहली बात तो मामला जैसे तैसे सुलट रहा था, इसने आके दिक्कत कर दी। जोसिंह भट्ट इस राणा लाखा को कहते कि राणा लाखा मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, एक घर की दीवार में एक तो आरा और घर में साला दोनों किसी काम के नहीं होते हैं, और देख लो तुम्हारे साले ने वापस आपत खड़ी कर दी। कहते कि राणा लाखा, जोसिंह भट्ट इसको समझाने का प्रयास करते, लेकिन कुंभाड़ा के अंदर वीरता का खून बह रहा था। इस बंदे ने दोहा बोल दिया सूर्यमल मिश्र का, ये इलाना देनी अपनी हालरिया हुलराई के पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। ये इलाना देनी के बेटा अपनी धरती किसी को दे मत देना। यह एक माँ राजस्थान की अपने बेटे को पालने में जुलाते हुए कहती है, तो मैं अपने होते हुए अपने नकली तारागढ़ दुर्ग को राणा लाखा के सामने कैसे दे सकता हूँ। कहते कि राणा लाखा को कुंभाड़ा ने 2-4 प्रवचन और मार दिए डायलॉग। कहते कि राणा लाखा को गुस्सा आता है और राणा लाखा इस पर प्रहार करते, पहले कुंभाड़ा को मारते हैं, उसके बाद में अपने नकली तारागढ़ दुर्ग को जीतते हैं। और एक कवि ने क्या शानदार दोहा लिखा कि नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर कटे किम फिरे असली गढ़ पर आन। कि नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करने के लिए तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, और असली तारागढ़ को जीतने के लिए तो राणा लाखा और बूंदी की सेना को जाने कितने सर कटवाने पड़ जाते। वो था अपने कुंभाड़ा, जिसकी वीरता में आज भी कुंभकर्ण गीत गाया जाता, जिसे नारंगिया गीत कहते हैं। और ये बूंदी महोत्सव के दौरान गाया जाता, जो नवंबर और दिसंबर में पर्यटन विभाग आयोजित करवाता। ऐसे थोड़ी है भाई, राजस्थान राजस्थान है और अपनी माताएं तो है ना। मुझे लगता है कि राजस्थान को वीरों का देश कहा जाता है, वीरों का राजस्थान कहते हैं ना, इसको तो वीरांगनाओं की धरती कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन वीरांगनाओं से ऐसे वीर पैदा होते हैं जो उनको संस्कार देती है एक माँ, और जाके कहती है कि बेटा अपनी धरती मत देना किसी को, भले अपने प्राणों का बलिदान देकर आ जाना। क्या संस्कार हो गए इस बंदे के, मात्र 15-20 साल की उम्र में नकली तारागढ़ की रक्षा करते अपने प्राणों का बलिदान देकर चला गया। उस कुंभाड़ा की याद में आज भी कुंभकर्ण गीत गाया जाता। तो ये पहला आपके पर्वतीय क्षेत्र का गीत है जो कंप्लीट होता। देखो इधर दूसरा एक गीत आपने नाम सुना होगा, तो बिछुड़ो गीत है, और एग्जाम में खूब आता। इसका एक सवाल आता कि बिछुड़ो गीत कहाँ का फेमस है, मैं समझाऊंगा इसको, पहले ध्यान दो। बिछुड़ो एक ऐसा गीत है जो आपके हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनको मिलाकर अपन क्या कहते हैं, हाड़ौती। कहते कि बिछुड़ो जो गीत है इसका मतलब होता क्या है। देखो कहते कि एक पति और पत्नी जिनकी नई नई शादी हुई थी, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम था और रिश्ता बढ़िया चल रहा था। एक दिन पत्नी के दिमाग में राम जाने क्या जची, घर की साफ सफाई करती है, और साफ सफाई करते समय ये जो पत्नी है ना, इसको एक बिच्छू काट लेता है। अब बिच्छू ने काट लिया तो इसको डंक मार दिया। बिच्छू के काटने के बाद अपने पति के पास आकर पति से कहती कि देखो मुझे बिच्छू ने काट लिया और अब मैं तो मरने वाली हूँ, अब आपका क्या होगा। बड़ा ख्याल रखती थी अपने पति का। पत्नी अपने पति से कहती कि अगर मुझे बिच्छू ने काटा और ये जहरीला होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जहर मेरे शरीर के अंदर फैल जाएगा और मेरी कुछ समय में डेथ हो सकती है। आप एक काम करना, इस तरीके से अपना जीवन उदासी में मत गुजारना,
आपके चेहरे की रौनक, आपके चेहरे की खुशी ऐसी होनी चाहिए, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लेना। गीत पूछा जाएगा, वह गीत बताओ जिसमें एक पत्नी अपने पति से दूसरा विवाह करने का आग्रह करती, क्योंकि उसको बिच्छू ने काट लिया और उसको डर है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो वो महिला गीत गाती, उसका नाम क्या है? बिच्छुड़ो गीत। तो एक गीत बना होगा, मैंने खा गयो बेरू बिच्छुड़ो, ये अपने राजस्थान का कहाँ का फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र। दो गीत और देखना इधर, एक आप सबने सुना हो तो एक गीत है अपने सुमटियो गीत, एग्जाम में पूछा जाता। देखो सुमटियो जो गीत है ना, ये अपने एक शब्द से बना है और ये बना सुवा से। सुवा अपने जनरली राजस्थान में एक तोता पक्षी को कहा जाता है, इसको कहते हैं अपन तोता पक्षी। और इसी तोता पक्षी या सुवा से अपने कौन सा गीत बना है? सुमटियो। कैसे बना, ध्यान देना। सुमटियो एक ऐसा गीत है जिसको अपने एक भील जनजाति की महिला गाती है। कौन गाती है बताओ? भील जनजाति की महिला गाती। और इस महिला के द्वारा इसलिए गाया जाता कि इस भील जनजाति महिला का जो पति है ना, ये प्रदेश में चला गया। अब इस भील जनजाति की महिला को अपने पति की याद आती है, तो ये क्या करती है कि तोता पक्षी को माध्यम बनाती है और इसको माध्यम बनाकर संदेश पहुंचाने का प्रयास करती। तो कौन सा गीत गाया जाता? सुमटियो। तो सुमटियो में सुवा का अर्थ होता तोता, और इस गीत का संबंध है भील जनजाति से, जो तोता पक्षी को माध्यम बनाकर प्रदेश गए पति के लिए संदेश पहुंचाती, उस गीत समय गीत गाती, उसका नाम क्या है? सुमटियो। एक अपने पर्वतीय क्षेत्र में गीत आता और उसका खूब क्वेश्चन आता है, उस गीत का नाम आ जाता आपके हम सिडो गीत। क्या नाम है? एग्जाम में पूछा जाता। हम सिडो एक ऐसा गीत है जिसे अपने उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है। मेवाड़ में भी उत्तरी वाला जो बाग है वो उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है। क्या होता हम सिडो गीत में, ध्यान दें। इस गीत को अपने भील जनजाति से संबंधित है, महिला भी गाती है और साथ में पुरुष भी गाते हैं। क्यों गाते हैं? ये भील जनजाति की महिला और पुरुष क्या करते हैं कि जब इनके दिवाली का त्योहार होता है ना, तब उस दिवाली के आगमन की खुशी में, दीपावली के आगमन पर अपने भील महिला और पुरुष दोनों आपस में मिलकर उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में गीत गाते हैं। उसका नाम क्या है? हम सिडो गीत। तो हम सिडो गीत का संबंध भी भील जनजाति से है और सुमटियो गीत का संबंध भी किससे है? भील। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। राजस्थान का वह लोकगीत जिसका संबंध भील जनजाति से, तो दो गीत है, एक का नाम सुमटियो और एक का नाम हम सिडो। दोनों गीतों का संबंध किससे आ जाता है? भील जनजाति। देखो एक आप सभी ने गीत सुना होगा, चिरमी गीत, चिरमी मारी बाबोसारी लाडली, ऐसा गाना सुना होगा एक। देखो ये चिरमी गीत वास्तव में अपने है तो मालवा क्षेत्र का फेमस है, मूल रूप से तो मालवा का, और मालवा अपने क्षेत्र एमपी को बोला जाता। अब राजस्थान के 10 जिलों की सीमा एमपी के साथ लगती है, उन जिलों में इस गीत का कुछ प्रभाव दिखाई देता। ध्यान दें, कहते हैं कि चिरमी एक पौधा होता है और इस पौधे को देखकर एक लड़की गीत गाती है। कौन सी लड़की? जिसका नया नया ब्याह हुआ है, और नया नया जो ब्याह हुआ उस लड़की को बोला जाता नवविवाहिता दुल्हन। क्या बोलते हैं? नवविवाहिता दुल्हन। अब ये नवविवाहिता दुल्हन जैसे ही अपने पिता से विदाई करके यहाँ से ससुराल पहुंची, ससुराल पहुंचने के बाद में इस लड़की को अपने पिता और अपने भाई की याद आती है। तो नवविवाहिता दुल्हन ससुराल में बैठकर अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में गीत गाती। उस गीत का नाम क्या? आपके चिरमी गीत। तो आपसे पूछे कि ये चिरमी जो गीत है ये मूल रूप से मालवा क्षेत्र का है और नवविवाहिता दुल्हन गाती ससुराल में बैठकर। अभी ये करंट का चल रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरमी गीत को एक प्रसिद्ध कलाकार ने लिखा है और गाया है, ये करंट में चल रहा। चिरमी गीत के प्रसिद्ध कलाकार का नाम आ जाए तो याद रखिएगा, इस गीत को एक कलाकार ने लिखा, प्रियांशु वर्मा। आज आप यूट्यूब पे देख लेना, इसको सुन के देखना, बढ़िया गाना बनाया इस बंदे ने। प्रियांशु वर्मा जयपुर का रहने वाला है और इसने कौन सा गीत बनाया? चिरमी गीत। तो चिरमी मारी बाबोसारी लाडली, यानी उसको पिता की याद आती तो नवविवाहिता दुल्हन ससुराल में बैठकर गीत गाती, उस गीत का नाम क्या? चिरमी गीत। ये से याद रखना इसको। अब देखो एक क्वेश्चन आता एग्जाम में, वैसे तुमने अगर देखा होगा तो ये सवाल आराम से कर दो। क्वेश्चन आता है ऐसा, पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, एक शब्द और दिया जाता है इसके साथ में, नोकीला। सीटी में भी आया था अभी। ये क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता, ध्यान देना। पटेलिया, बिछिया, लालर। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा और ऑप्शन ऐसा दे दिया, बिछिया आपको पता हो तो पैर का एक आभूषण होता है ना, अब यहाँ चक्कर पड़ जाएगा। इसके अलावा ध्यान देना, एक अपने जो लालर है ना, ये लालर अपने राजस्थान में विधवा महिलाओं की ओढ़नी भी होती है। विधवा महिलाओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? लालर। एक और पॉइंट है इसका, लालर अपने शेखावाटी क्षेत्र में
मांगलिक अवसर पर भाई के द्वारा बहन के लिए ले जाने वाली एक मांगलिक ओढ़नी भी होती है। तो शेखावाटी क्षेत्र में तो मांगलिक अवसर पर एक कपड़ा जो ले जाता भाई बहन उस वाले को भी कहते लालर, और विधवा महिलाओं की ओढ़नी भी क्या कहलाती, लालर। अब अपने जो क्वेश्चन पूछा ना, अपन को ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। अगर सवाल पूछे पटेलिया, बिछिया, लालर और माछर नोकीला क्या है, तो याद रखना इनका संबंध अपने राजस्थान में आदिवासी समुदाय से है। और आदिवासी समुदाय जो अपने राजस्थान में निवास करता है ना, ये आपके पर्वतीय क्षेत्र में निवास करता, और आदिवासी समुदाय के पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों के नाम है, ये ऐसे याद रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए तो आदिवासी समुदाय के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कुछ गीत गाए जाते हैं, उन गीतों के नाम है क्या क्या, पटेलिया, बिछिया, लालर और माछर। ऐसा सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता। तो ये क्वेश्चन अभी सीईटी में भी दिया था, और वापस आ जाए तो इस प्रकार से याद रखना। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, और एक क्वेश्चन पूछा जाता जो मुझे बताना, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थलीय क्षेत्र के गीतों की है, ये देखना आपको। ऐसी विशेषता देखनी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र के गीतों में दिखाई दे। ऑप्शन है उमंग, वियोग, एक ऑप्शन हृदय की पीड़ा, और एक ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अब देखो इसको समझना है ना, ये शब्द समझ में आने चाहिए। उमंग का मतलब होता खुशी। याद करो कागा गीत पढ़ाया था, एक पत्नी कौवा पक्षी को उड़ाकर पति के घर आने का शुभ शगुन मना रही है, खुशी हो रही है उसको। वियोग आज ही पढ़ा, जोरावा गीत, पति के वियोग में गाया जाने वाला गीत जैसलमेर का। तो वियोग का मतलब होता दुख। हृदय की पीड़ा, किसी महिला का पति परदेश जाकर बैठा और अपने पति की याद आती है तो उसको अंदर ही अंदर दिल का दुख तो हो रहा है उसको, तो हृदय की पीड़ा। ये आपके तीनों विशेषताएं कौन से गीतों की, मरुस्थली। अभी तक अपन ने गीत में एक टॉपिक कंप्लीट किया बस, केवल राजस्थान के कौन से गीत पढ़ाए मैंने, क्षेत्रीय। अब देखो कुछ अपने राजस्थान के धार्मिक गीत है, यहाँ 4-5 पॉइंट और पढ़ा देता हूँ आज, ध्यान दो। अब राजस्थान के कौन से गीत है धार्मिक। धार्मिक गीत अपन किसको कहेंगे, कोई भी ऐसा गीत जो देवी देवता की आराधना में गाया जाता हो, महापुरुष संत महात्मा की आराधना में, उसे कहते हैं। अब एक आपको याद होना चाहिए, राजस्थान में जितने भी आपके लोक देवता है ना, इन सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, रामदेव जी। ये मैंने आपको लोक देवता में भी पढ़ाया था। तो राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत पूछा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अपन को क्या देना, रामदेव जी देना। अब यहीं से अपने एक सवाल और पूछा जाता, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सवाल ऐसा पूछ ले कि राजस्थान की लोक देवियों में सबसे लंबा गीत बताओ, तो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत आपके कौन सी देवी का, जीण माता, जिनका मंदिर काजल सीकर रेवासा ग्राम सीकर में है, और इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। कहते हैं कि जीण माता की जो गीत है ना, इनके गीतों को कौन गाते हैं, कनफटे जोगी गाते हैं। और इन कनफटे जोगियों के द्वारा 2 वाद्यंत्र लेकर बजाया जाता, और डमरू और सारंगी वाद्यंत्र बजाकर ये जीण माता के गीतों को गाते। सीईटी एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था ना, उसमें सवाल था कि राजस्थान की वह देवी जिसके गीतों को डमरू और सारंगी के साथ कनफटे जोगी गाते, उस देवी का नाम जीण माता। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत अपने किसका है, जीण माता का, जबकि देवता में सबसे लंबा गीत किसका, रामदेव। अब तुम्हें ध्यान हो तो रामदेव जी की जो गीत है ना, इनके गीतों को ब्यावले कहा जाता, पढ़ा है अपन ने। तो रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं, ब्यावले। अब एक पॉइंटर बताऊं मैं आपको कि रामदेव जी के जो गीत है इनके ब्यावले, इनको सर्वप्रथम किसने गाया था, मलिनाथ जी की पत्नी थी रूपा दे, जिनको अपन बरसात की देवी भी कहते हैं। लोक देवता में पढ़ाया था अपन ने। उस मलिनाथ जी की पत्नी रूपा दे ने सबसे पहले रामदेव जी के ब्यावले गाए थे, और रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं, ब्यावले। धार्मिक गीतों में गीत आता, वैसे अभी बता दोगे तुम, इस गीत का नाम आता नेतल रो बरतार गीत। अब आपसे मैं पूछूंगी ये जो गीत है ना, ये गीत किसको संबोधित कर रहा है, रामदेव जी को कर रहा। बरतार का मतलब होता पति, और नेतल का मतलब उनकी पत्नी का नाम था। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल, और बरतार का अर्थ होता पति। तो नेतल रो बरतार जो गीत है, इसका संबंध भी किससे आता है, रामदेव जी से। अगला सवाल देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि छावली नामक एक गीत गाया जाता राजस्थान में, जो धार्मिक कैटेगरी में आता। ध्यान देना, छावली एक ऐसा गीत है
जो आपके राजस्थान के लोक देवता गोगा जी की आराधना में गाया जाता। किसकी आराधना में? गोगा जी। और गोगा जी की आराधना में जब गोगा जी का मेला बढ़ता भाद्रपद महीने के दौरान, तो उनके जो पैदल यात्री जाने वाले लोग हैं वो गाते हैं। और छावली गीत गाते समय अपने गोगा जी के भक्त कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? डेरू। जो डेरू वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन भी होता है। और देखो, एक आप सभी ने नाम सुना हो तो पवाड़े पूछा जाता है। राजस्थानी संस्कृति में पवाड़े क्या है? देखो समझना, राजस्थान के एक लोक देवता अपने पाबूजी राठौड़ पूरा पढ़ाया था तुम्हें, और मैंने बताया था कि पाबूजी राठौड़ की जो वीर गाथा है ना, इनकी वीर गाथा को कहते हैं पवाड़े। और पाबूजी राठौड़ की इस करती तो उस जाति का नाम आता थोरी जाति, और थोरी जाति इनकी वीर गाथा का वाचन एक वाद्य यंत्र से करती, उसका नाम क्या है? माट। तो पाबूजी की वीर गाथा को कहते पवाड़े, थोरी जाति इनके गीतों को गाती वीर गाथा को, और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? माट वाद्य यंत्र का। और इनकी वीर गाथा को आपके पवाड़े कहा जाता। खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता। एक सवाल और मैं आपको बताऊं, एक अपने तेजाटेर गीत है, सुना नाम? और तेजाटेर गीत का संबंध किससे है? तेजा जी। सिंपल गीत है भाई, जब भी किसान अपने हल को जोतता है तो तेजा जी की आराधना करके तेजा जी से प्रार्थना करता कि इस बार अच्छी बारिश करना। वो जो गीत गाता उसका नाम क्या है? तेजाटेर। तो तेजाटेर गीत का संबंध किस देवता से आता? तेजा जी। ये आपके धार्मिक गीत की श्रेणी में है। एक और चीज बताऊं मैं, और ध्यान देना, इधर स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ले लिया? देखो इधर, एक सबसे ज्यादा धार्मिक में आपका एक गीत आता लांगुरिया, आता है ना? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लांगुरिया एक ऐसा गीत है जो आपके करौली क्षेत्र में गाया जाता। बात बंद करो, देखो इधर ध्यान दो। और लांगुरिया गीत को करौली क्षेत्र में एक देवी की आराधना में गाया जाता। उस देवी का नाम क्या है? केला देवी। अब मैं आपको एक सवाल और जोरदार बताता हूँ कि केला देवी की आराधना में जो लांगुरिया गीत गाया जाता, इस लांगुरिया गीत के एक फेमस कलाकार हैं। और इस गीत के प्रसिद्ध कलाकार का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना, धौलपुर जिले के रहने वाले एक बंदे का नाम आता, और उस कलाकार का नाम है नारायण सिंह बेंगनिया। खूब क्वेश्चन बन सकता है जोरदार, क्योंकि अभी फिलहाल इनका निधन हो गया, इसलिए बड़ा करंट में भी चल रहा। तो आपके नारायण सिंह बेंगनिया जो कि आपके बाड़ी धौलपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने केला देवी के खूब गीत गाए। और केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? लांगुरिया। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आता। और केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य भी किया जाता, घुटनों के बल बैठकर, वो भी अपन को याद रखना। तो एक आपका हो गया लांगुरिया गीत। एक अभी आपने अगर सीईटी का एग्जाम दिया हो और पशु परिचर का दिया है तो उसमें एक क्वेश्चन आया था अभी, उसने पूछा था पारची गीत, और इसको वास्तव में बोला तो जाता पर्ची गीत। क्या बोला जाता? ये क्वेश्चन आया था अभी और 2024 में पूछा। देखो इस गीत का मतलब क्या है? पर्ची गीत का मतलब यूं होता कि कोई भी आपका जो राजस्थान में संत है ना, उन संतों के जीवन वृत्तांत को कहा जाता। संतों ने अपने जीवन के दौरान क्या किया, उनकी पूरी जीवनी को एक गीत के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको कहते हैं पर्ची गीत। तो संतों के जीवन वृत्तांत को दर्शाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? पर्ची या पारची गीत। और देखो एक अपने गीत आता है राजस्थानी में धार्मिक में, और उस गीत का नाम आ जाता आपके जकड़िया गीत। कौन सा गीत है? जकड़िया। ये जकड़िया जो गीत है, ये गीत गाया जाता है अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा, और मुस्लिम समुदाय द्वारा पीरों को मनाने के लिए गाया जाता। पीर जानते हो, जैसे हिंदू धर्म में तो अपन किसी भी देवता को देवता ही कहते हैं, ऐसे अपने मुस्लिम समुदाय में देवता के लिए पीर बोला जाता। मुस्लिम समुदाय के द्वारा पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला एक गीत है। उस पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला जो गीत है, उस गीत का नाम आपके आ जाता, और वो गीत कौन सा हो जाता है? जकड़िया। एक और आप सबने नाम सुना तो बता देता हूं, एक गीत आता आपके, उस गीत का नाम आता आम्बो मोरियो गीत। क्या नाम है? आम्बो मोरियो। जानते हो क्या? पहली बार सुन रहे होंगे। देखो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अपने घर में देवी देवताओं के जागरण करवाते कि नहीं करवाते? इष्ट देवी देवताओं के जागरण में गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं आम्बो मोरियो। तो ये आम्बो मोरियो गीत, ये भी एक धार्मिक है, और याद रख लेना, इष्ट देवता या इष्ट देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, इष्ट देवता इष्ट देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को आपके कहा जाता आम्बो मोरियो गीत। ये आपके जितने भी गीत मैंने पढ़ाए अभी बोर्ड पर, इन सभी गीतों का संबंध है धार्मिक से। एक बार रिपीट करता हूँ धार्मिक। देखो लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का,
रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहते। इनके पहली बार ब्यावले गाए थे रूपा दे ने। रामदेव जी को संबोधित करते हुए गीत और गाते नेतलरो भरतार गीत याद रखना। बाबूजी राठौड़ की वीर गाथा को कहते पवाड़े और इनकी वीर गाथा का वाचन होता थोरी जाति के द्वारा माट वाद्यंत से। तेजा जी की आराधना में तेजा टेर गीत गाया जाता। गोगा जी की आराधना में छावली गीत गाया जाता जो डेरू वाद्यंत्र बजाकर गाते हैं। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का जो कन फटे जोगी गाते इनके गीतों को और किसके साथ डमरूवास सारंगी वाद्यंत्र को बजाकर। लांगुरिया गीत करौली क्षेत्र का फेमस है। केला देवी की आराधना में गाया जाता। फेमस कलाकार है नारायण सिंह बेंगनिया जो कांका है बाड़ी धौलपुर का। जकड़िया गीत मुस्लिम समुदाय के द्वारा पीरों की प्रशंसा में गाया जाता। आम्बो मोरियो गीत इष्ट देवता या देवी की जो जागरण करवाई जाती उस आराधना में गाया जाने वाला। और संतों के जीवन वृत्तांत को दर्शाने वाले जो गीत है उन्हें कहा जाता पारची या पर्ची गीत। और बाकी अपन ने ये गीत पढ़े थे, एक बार इनको देख लेना, ये क्वेश्चन याद रख लेना। पटेलिया बीचिया लालर माचर क्या है? आदिवासी समुदाय में जो निवास करता पर्वतीय क्षेत्र में उनके गीतों के नाम। और मरुस्थलीय क्षेत्र के गीतों की विशेषता पूछे, उमंग, वियोग और हृदय की पीड़ा है। फिर इसके बाद अपन ने गीत पढ़ा ये सुमटियो गीत। इसका अर्थ होता सुवा पक्षी तोता होता है। इसको माध्यम बनाकर बील जनजाति की महिला प्रदेश गए पति के पास संदेश पहुंचाती तो गीत गाती सुमटियो। और बील महिला पुरुष दोनों मिलकर दिवाली के अवसर पर उत्तरी मेवाड़ में गीत गाते, उसका नाम हमसिडो गीत है। नव विवाहिता दुल्हन ससुराल में बैठकर अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में गीत गाती चिरमी। और इसका फेमस कलाकार कौन है? प्रियांशु वर्मा। इसके अलावा अपन ने ये पढ़ा कुंभाहाड़ा की याद में, तो कुंभाहाड़ा की वीरता में कुंभकर्ण गीत गाया जाता जिसको नारंगिया गीत भी कहते हैं। और बूंदी महोत्सव का ये फेमस है। बिछुड़ो गीत आपके हाड़ौती क्षेत्र का है। और एक पत्नी अपने पति से दूसरा विवाह करने का आग्रह करती क्योंकि उसको पति ने काट लिया और उसे डर है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। फिर अपन ने ये पढ़ा था जो सिंह भट्ट वाली कहानी बताई दी मैंने पूरी है। और सीटने का अर्थ होता गाली। विवाह के अवसर पर वर वधु पक्ष की महिलाएं जो एक दूसरे को गाली देकर गीत गाती उन गीतों को क्या कहते हैं? सीटने। एक पढ़ा अपन ने हिचकी, हिचकी गीत भी पढ़ लिया। और हिचकी का अर्थ होता याद आना। पत्नी अपने पति की याद में गाती है मेवात क्षेत्र में। रसिया गीत पूर्वी राजस्थान का है। बम नगाड़ा वाद्यंत्र बजाकर गाया जाता। फाल्गुन महीने में नई फसल के आने की खुशी में होली पर गाया जाता। और हिचकी माता का मंदिर पूछे कहाँ है? सनवाड़ उदयपुर में। और प्रेम, व्यंग्य और गाली इसकी विशेषता है। और एक ये पढ़ा था अपन ने पंचीड़ा गीत। इसके लेखक माणिक्यलाल वर्मा। टुंडार क्षेत्र में मेले के अवसर पर गाया जाता। ये पूरे फैक्ट पढ़ा दिए। कल आपके एक टॉपिक और बच रहा है इसमें रिवाजों वाला संबंधित, वो कल पढ़ा दूंगा। जन्म, विवाह और मृत्यु के गीत कल हो जाएगा वो, है ना। कल क्लास हो भी सकती नहीं भी हो क्योंकि अब क्लास हो सकती है मुझे लगता है सोमवार को। तो अभी क्या हमारे वो दादी जी एक्सपायर हो गए थे ना, एक तो उनका प्रोग्राम आ गया, दूसरी बात पेपर भी है। वो रीट वाला मैडम का है